नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी। वॉइस ऑफ एमपी के स्टूडियो में आज बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद है और वे हैं मंदसौर के पूर्व विधायक और प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के श्री यशपाल जी सिसोदिया साहब। यशपाल जी, आपका वॉइस ऑफ एमपी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफ़ा भाई। इसके अलावा यशपाल जी की एक और पहचान है और वो किसानों के बड़े पैरोकार माने जाते हैं मालवा के इस हिस्से में, और समय समय पर किसानों के कई मुद्दे वो राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहे। इस समय 9 जुलाई के बाद जब से अफीम सलाहकार समिति की बैठक नीमच, कोटा और लखनऊ के नारकोटिक्स के दफ्तरों में हुई है, तब से एक बार फिर मालवा मेवाड़ में नई अफीम पॉलिसी का मुद्दा पूरी तरह गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर जहां एक तरफ ये आवाज़ उठ रही है कि आखिर ये अफीम सलाहकार समिति की बैठकें होती क्यों हैं, जब इसमें जो प्रस्ताव आते हैं उस पर केंद्र सरकार कोई गौर व फिक्र करती ही नहीं है, तो सालों से ये बैठक क्यों हो रही है। ऐसे ही और भी दर्जनों मुद्दे हैं जो अफीम किसानों से जुड़े हैं। और यशपाल जी, मालवा मेवाड़ में अफीम किसानों के बड़े पैरोकार माने जाते हैं और शशांक यादव से लेकर सीपीएस के मुद्दे तक उन्होंने अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाई थी, और आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। यशपाल जी, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत। और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, उसके लिए वॉइस ऑफ एमपी आपका दिल से आभारी है। यशपाल जी, पहली बात कि 9 जुलाई को अफीम सलाहकार समिति की बैठक हुई, उसके बाद से एक मुद्दा बहुत तेज़ी से उठा है कि आखिर ये बैठकें होती क्यों हैं। इसमें जो प्रतिवेदन चुने हुए प्रतिनिधियों से ले जाते हैं, विधायकों से, सांसदों से, केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय उन पर कोई बात तो करता ही नहीं, और पॉलिसी एंड में वही आती है जो सरकार तय करती है। तो इन बैठकों के औचित्य क्या है, आप क्या मानते हैं इसमें? मुस्तफ़ा भाई, बहुत मौजूद प्रश्न है आपका, और मैं भी लगातार देख रहा था कि 9 जुलाई की बैठक के बाद जिस प्रकार से सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में और वॉइस ऑफ एमपी में जिस प्रकार से उस बैठक का जो निचोड़ आया, उसको आपने बहुत अच्छे से प्रस्तुतकरण किया। हर फ्लोर पर मैंने उसको देखा भी है, पढ़ा भी और सुना भी है। बात यहीं से प्रारंभ होती है मुस्तफ़ा भाई कि एक तो लंबे अंतराल के बाद नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ, किसान संगठनों के साथ इस प्रकार की बैठकें करते हैं। अभी बीच में लगातार अगर आप देखें तो विधानसभा के चुनाव के समय आचार संहिता, लोकसभा चुनाव के समय आचार संहिता, नगर पालिका के चुनाव आ जाते हैं तो आचार संहिता, तो ये सारे पीरियड जो होते हैं वो आचार संहिता की भेंट चढ़ जाते हैं, और तब अधिकारी और जनप्रतिनिधि एक टेबल पर नहीं बैठ पाते हैं। दूसरा, बहुत लंबे समय के बाद जब ये मीटिंग हुई है तो एक बात तो मुझे समझ में आई है। ये बात समझ में आ रही है कि अधिकारियों के मध्य जब जनप्रतिनिधि और किसान संगठन बातचीत करते हैं तो पिछली बैठकों का पालन प्रतिवेदन क्यों नहीं आता है। बैठक की एजेंडे का विषय तो होता है, लेकिन पीछे 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 साल पहले 3 मीटिंग हुई हो, 2 मीटिंग हुई हो, 1 मीटिंग हुई हो, और उसका सलाहकार समिति ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसका सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाते जाते क्या हासिल हुआ है। जिस प्रकार से अगर हम कहें कि नगर पालिका और नगर निगम में अध्यक्ष और महामंत्री को पीआईसी और एमआईसी बोलते हैं, प्रेसिडेंट इन काउंसिल और मेयर इन काउंसिल, उसमें उसको एक्ट में बोलते हैं कि प्रसाद पर्यंत, में नया शब्द दे रहा हूँ, शायद आपकी जानकारी में आया होगा या नहीं आया होगा। अध्यक्ष जब तक प्रसन्न रहे, महापौर जब तक प्रसन्न रहे, तब तक वो कमेटियों का सभापति रहेगा, अन्यथा वो कभी भी हटा दिया जाएगा। अब इसी प्रकार से सलाहकार समिति का अगर ये मान लिया जाए कि परामर्श समिति है, सलाह देना, तो सलाह माने ना माने ये तो अधिकारियों के हाथ में है या भारत सरकार के हाथ में है। तो क्यों फिर राज्यसभा का सांसद बैठता है, क्यों विधायक बैठते हैं, क्यों सांसद बैठते हैं, क्यों किसान प्रतिनिधि बैठते हैं। और मैं इन तमाम किसान संगठन और सारे जनप्रतिनिधियों के पक्ष की आवाज़ बनते हुए उन अधिकारियों तक आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं, वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से,
कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों और किसान संगठनों की मौजूदगी को, उपस्थिति को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या बात है। कारण कि वो समय देकर के आपसे विचार साझा करने आते हैं, न कि आपकी चाय और चिप्स और कचौरी और समोसा खाने के लिए आते हैं। जब बात आती है तो फ्लोर पर तमाम प्रकार की बातें आती हैं, भाव से लेकर के ढोला चूरा की पॉलिसी को लेकर के, सीपीएस पद्धति को लेकर के। आप इनको एक्साइज करो और इनकी बात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत संघर्ष करते हैं जनप्रतिनिधि, बहुत किसान संगठन अपनी बात को जनता की और किसान की रखते हैं, और आपकी बात अगर आप प्रोसीडिंग के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के नारकोटिक्स ब्यूरो तक, माननीय वित्त मंत्री जी तक नहीं प्रस्तुत करेंगे और उसको यही वाइंड अप कर देंगे तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसलिए मेरा प्रारंभिक जो आपत्ति वो है कि एक एक चीज का क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, गत बैठक का पालन प्रतिवेदन बताना चाहिए अगर आगामी बैठक में कि आपके प्रस्ताव को हमने वहां तक पहुंचाया, उनका ये परिणाम आया, ये इस बात से सहमत है, ये इस बात से सहमत नहीं है। तब जब इस टेबल पर सब सहमत होते हैं और अधिकारी भी उनकी बात को सुन करके नोट कर लेते हैं, लेकिन नतीजे में अगर शून्य होगा तो आक्रोश स्वाभाविक है। और अभी आपने देखा होगा तो अभी 9 जुलाई के बाद से अब तक आज मुझसे आप बात कर रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में अलग अलग जनप्रतिनिधियों के, अलग अलग किसान संगठनों के अलग अलग वक्तव्य आ रहे हैं। ये एग्जाइज नहीं हो रहे हैं। और अगर ये एग्जाइज हो जाते हैं और अधिकारियों से अगर ये पूछा जाए कि इन मुद्दों का हमारी सलाह का, इस सलाहकार समिति का कितना इम्पोर्टेंस है, अगर इम्पोर्टेंस है तो आप पुनः आगामी 3 महीने के बाद या शेड्यूल के अनुसार 6 महीने के बाद या 1 साल बाद आप जरूर आमंत्रण देना सम्मानित अधिकारीगण, हम सारे जनप्रतिनिधि फिर आ जाएंगे। और अगर इसका औचित्य नहीं है तो ऐसी बैठकों को नहीं समाप्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा यशपाल जी, और आपके जो पूरी बात कही उससे ये साफ जाहिर है कि ये जो जिस तरह का स्वरूप अभी है वो औचित्यहीन है। ये बैठकें अगर होती है तो पालन प्रतिवेदन आना चाहिए, और नहीं तो फिर इन बैठकों को ख़त्म कर देना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यशपाल जी, देखिए जब सीपीएस लागू हुई थी तब मालवा मेवाड़ के आप पहले जनप्रतिनिधि थे, जब आपने विधायक की कैपेसिटी में ये बात की थी कि अचानक ये पद्धति लागू करना दुरुस्त नहीं है, इसका टेस्ट एंड ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद लागू करना चाहिए। लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी और लगातार जो है सीपीएस में पट्टे दिए गए। अब किसानों की एक बड़ी मांग है, किसानों का कहना है कि आपने लुइनी चिरनी से जो रिजेक्ट हुए उनको आपने सीपीएस में डाला। अब जब सीपीएस में हमने अपना 100% दिया तो आप हमें वापस कन्वर्ट करके लुइनी चिरनी में डालो। तो आप इस पे क्या कहेंगे यशपाल जी? उस पर वही सीपीएस पद्धति को विदेशों की पैटर्न पर यहाँ पर लागू किया गया। और मैंने तब भी आपके स्टूडियो में जब आपने मेरे से साक्षात्कार लिया था तब मैंने कहा जब तक किसान संतुष्ट ना होते हैं या तब तक किसान के लिए ये सीपीएस पद्धति लाभकारी नहीं होती है। एक तरफ तो हम किसानों की लाभकारी मूल्य की बात करते हैं और अगर वो हानिकारक है तो 2 प्रकार की पद्धति क्यों चल रही है। एक चीरे से चल रही है आज भी, जो ओल्ड किसान है, और जो नए किसान पट्टे वाला आते हैं उनसे एग्रीमेंट लिखा जाता है। अगर आप मुस्तफा भाई और अगर मैं विद्युत मंडल से कोई कनेक्शन लेने जाए तो पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनियां हो गई है, या आप किसी भी प्रकार की फार्मेटिव बैंक का कर्ज लेना जाएं, मैं भी जाऊँ आप भी जाएं, और अगर आपसे 100 जगह दस्तखत कराएं और अगर आप उनको पढ़ लें तो आप तौबा कर जाएंगे कि मुझे कनेक्शन नहीं लेना। तो इसी प्रकार से सीपीएस पद्धति में जब किसान एग्रीमेंट कर लेता है और इस शर्त के साथ कहता है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, उसी का कारण। और मैं तो ये भी पूछना चाहूँगा ओपीएम्स के अधिकारियों को कि जब आपने किसान के ऊपर लागू किया है तो जो अनुसंधान केंद्र है, विशेष करके महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय तो उद्यानिकी महाविद्यालय हो गए, वहाँ पर अफीम के बोनी से लेकर के, अफीम के कल्टीवेशन से लेकर के और अफीम की नई प्रजातियों को लेकर के नए नए बीज को ईजाद करने की बात की जाती है फील्ड में। तो क्या आपने सीपीएस पद्धति वहाँ पर लागू कर रखी है? क्या आपने अगर एक विभाग को नॉन सीपीएस पद्धति से अलग कर रखा है तो भारत ने राज्यों में जहाँ जहाँ अफीम होता है वही डिपार्टमेंट एक तरफ कहता है कि अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पर लूनी चिरनी नहीं होती है, वहाँ टोटली काम
CPS पद्धति के माध्यम से, तो उसी को एहसास करने के लिए हम यहाँ पर इसको लाए। लेकिन मुस्तफा भाई, आप भी लगातार बोलते हैं, हम भी लगातार बोलते हैं, CPS पद्धति को भी पर्याप्त समय हो गया है। अब इस पर्याप्त समय में मैं जो को समझ पा रहा हूँ कि 5 साल हो गए होंगे, 7 साल हो गए होंगे, 8 साल हो गए होंगे, एक लंबा समय हो गया। इस लंबे समय में नवीन पट्टाधारी जो CPS पद्धति से एग्रीमेंट कर रहा है, अगर उनकी संख्या भले सीमित है और अगर उनकी कोई परेशानी है, तो क्या विभाग को नहीं सुनना चाहिए? क्या हम जनप्रतिनिधियों को नहीं सुनना चाहिए? हमको सुन करके उनकी वांछित नियमानुकूल अगर कोई बातें हैं, आप बताइए कि मंडियाँ वर्षों पुरानी है, कृषि उपज मंडियों में जो जिन्स आती है, आखिर जो किसान व्यापारियों को माल देता था, और जो आड़त प्रथा होती थी, आड़त प्रथा समाप्त हुई कि नहीं हुई? इंफ्रास्ट्रक्चर मंडियों में सुधरा कि नहीं सुधरा? पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? 5 रुपए में भोजन मिलेगा किसानों को, शेष राशि सरकार देगी। तो जब इन मंडियों में, जहाँ पर व्यापक पैमाने पर किसान रेगुलर आते हैं, आपके तो साल में एक बार आते हैं, जब लोडी चिरनी हो जाती है, जब CPS पद्धति, तो अब किसान यदि लगातार उस पद्धति से संतुष्ट होते हुए इस पद्धति से असंतुष्ट है या कोई कमियां हैं, तो नारकोटिक्स विभाग के जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अगर हम कहते हैं इसमें यशपाल जी, अभी हमारे को एक बड़े किसान नेता ने साफ तौर पे ये कहा कि CPS पद्धति में जो डोडा नारकोटिक्स विभाग ने पूरे देश से तुलवाया, वो डोडा से मॉर्फिन नहीं निकाली जा सकी और वो वेस्ट गए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अलग ऐलान वॉइस ऑफ MP चैनल पे जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि ये CPS का जो पद्धति है वो फेल हो गई। उसमें बहुत ठीक बात है। अगर CPS पद्धति का किसान चीरा लगाने से पहले अगर प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हो जाएगा, क्या करेगा विभाग? 1 लूनी, 2 लूनी चीनी, 3 लूनी चीनी प्राकृतिक आपदा में जब किसान मार खाता है, ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से, तूफान से, तो उसको कंपनसेशन ये कर दिया जाता है कि आपका पट्टा नेक्स्ट ईयर के लिए सुरक्षित रख दिया जाए। लेकिन अगर CPS पद्धति में किसी प्रकार का कोई क्षतिग्रस्त है, तो उसके बारे में विभाग मुझको लगता है मौन है। दूसरा, मैं भी आपको चैनल को लगातार देख रहा था, मैं इस मीटिंग के बारे में भी मिनट्स देख रहा था जो आए हैं पेपर पे चल करके, मुझे नहीं पता कि रजिस्टर में कितने लिखेंगे। अफीम उत्पादक किसान के परिवार में मुखिया की मृत्यु, जो अफीम का कल्टीवेटर होता है, अफीम का किसान होता है, और उसकी मृत्यु होने पर उसको तो पात्र व्यक्ति है उसी को जाएगा। अगर 6 बेटे हैं, पत्नी है, तो पहले पत्नी का अधिकार बनता है कि भाई ये विधवा होगी तो इसके नाम जाएगा, जैसा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी की इस साइबर तहसील का जो ओपनिंग हमने किया है, और इधर रजिस्ट्री होगी, उधर नामांतरण हो जाएगा, एग्जैक्ट घर बैठे होगा, बीच में पटवारी का सिस्टम लगभग सरकार समाप्त करने जा रही है। तो नारकोटिक्स विभाग में ऐसे कितने किसान हैं जिनकी मृत्यु होने के बाद भी आपको दाखिल खारिज कई साल होने के बावजूद भी यशपाल जी उनका नामांतरण नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी अचरज की बात है कि आपको पट्टा का नामांतरण कराना है तो सांसद से चिट्ठी लिखवानी पड़ेगी। ये आपके बहुत बड़ी बात कही है आपके चैनल पे मैं नई बात बता रहा हूँ जो शायद मेरे को लगता है किसी ने नहीं बताई होगी। अफीम के मुखिया की मृत्यु पर उसके पात्र परिवार को नामांतरण करके उसको पट्टा प्राप्त करने में कितना समय लगता है, नंबर 1। ठीक उसी प्रकार से आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जो कलेक्टर बंदूक के लाइसेंस देते हैं और पिता की मृत्यु पर अगर उसके परिवार में कोई पात्र व्यक्ति, सैकड़ों बंदूकें मुस्तफा भाई थानों में सड़ रही है, वो हमारे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय दादा की निशानी थी और हमको लाइसेंस नहीं मिल रहा है। और हम सारे भाइयों ने मिलकर के, परिवार के सारे सदस्यों ने मिलकर के एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया है कि हमारी कोई आपत्ति नहीं है, आप इसके नाम नामांतरण कर दीजिए, फिर भी नहीं मिल रहा, तब भी नहीं मिल रहा है। तो 2 विभागों में इस प्रकार से टकराहट है, अफीम में भी और आर्म्स में भी। अगर आपके जो पाठकगण हैं, आपके जो उपभोक्ता हैं, आपके जो यूजर्स हैं, वो सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि बंदूकें थानों में धरी पड़ी है और उनके वैध नामांतरण करने में भी दिक्कत आती है। मेरे तो विधानसभा में प्रश्न थे कौन कौन से थाने पर कितनी कितनी बंदूकें हैं और कब कब से पड़ी हुई है, और उनमें से कितने लोग पात्र हैं जिनको आप बंदूक का लाइसेंस नहीं दे पा रहे। एक फ्रेश लाइसेंस तो आप दे रहे हो, लेकिन एक वारिस जो मर गया है उसका वैध वारिस वो आपके यहाँ। तो यशपाल जी, आपको नहीं लगता कि
ये चाहे जो आपने अभी सीपीएस वाली बात की या जो पट्टे के नामांतरण की बात की, तो आखिर ये जो कागज़ों का जो खेल है, जो ब्यूरोक्रेसी का जो खेल है, जो बाबू राज है, तो कहीं ना कहीं उसमें इसकी जलेबी बन रही है और ये कोई मुद्दा लगातार मुस्तफा भाई किसानों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए हमको उन घटनाक्रमों को हैमर करना पड़ेगा, हर फ्लोर पर उनको बताना पड़ेगा, तब जाकर के कानों पर जू रेंगती है, अन्यथा नहीं रेंगती है। एक दिन बात करने से काम नहीं बनता है। सरकार के नक्कार खाने में तूती। सरकार के पास उन संबंधित विभागों के जो प्रमुख सचिव हैं, संबंधित मंत्री हैं, उनको सबको बार बार जगाना पड़ेगा। जगाने से ही मिलता है। फ्लोर के बात क्या होते हैं, ये विधानसभा हो या लोकसभा हो, जनहित के मुद्दे उठाने के लिए होते हैं। और तब जब मैं विधानसभा में सदस्य हुआ करता था 3 बार, कई मुद्दों पर मेरे ध्यानाकर्षण के कारण से, मेरे प्रश्नोत्तर के कारण से, प्रश्नकाल के कारण से, आप तो विधानसभा में सर्वाधिक प्रश्न पूछने वाले हैं, रिजल्ट निकला मुस्तफा भाई। इसलिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बंदूक का लाइसेंस का मैंने क्यों उदाहरण दिया, क्योंकि आज भी कई लोग बंदूक के लाइसेंस पाने के लिए, जो बंदूक के परिवार की निशानी है, वो थाने पे पड़ी हुई है, घर नहीं आ पा रही है, क्योंकि उसको अधिकार नहीं मिलता है। फिर शस्त्र पूजा तो भारतीय संस्कृति में बहुत अहम है। मैंने कहा ना आपसे, बंदूक अब जो पारिवारिक है, जो परंपरागत से हमारे घर का आभूषण है, वो अगर घर का मुखिया चला गया है, स्वर्गवासी हो गया है, वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, तो उसके वेद उत्तराधिकारी का अधिकार बनता है। इसी प्रकार से अफीम में भी अगर अफीम का लाइसेंस ही पट्टा वो भी आन बान शान का प्रतीक है। वो चला गया तो कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। और एक आश्चर्य और होता मुझे मुस्तफा भाई, कि आपके स्टूडियो पर बैठा हूँ और आप बहुत गंभीरता से प्रश्नों को खंगालते भी हो। मैं प्रश्न ये कर रहा था कि ये अफीम के किसान, हम रबी की फसल में अफीम बोते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, खरीफ की फसल नहीं होती। रबी की फसल में किसान 2 लोन लेता है, चाहे कमर्शियल बैंक हो, चाहे वो नॉन कमर्शियल हो, सहकारिता का। एक किसान जो अपने खेत में चना बोता है, गेहूँ बोता है, सरसों बोता है, अफीम भी बोता है, उस किसान को जो ऋण लेता है तो बीमे में वो सब आ जाती है, लेकिन हमारी अफीम की फसल बीमे, जबकि वो खाद भी लेता है, बीज भी लेता है, दवाई भी लेता है, और उसके फसल के निमित्त उसने कर्ज भी लिया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से और वर्तमान मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि जब किसान आपके सोसाइटियों से और आपके बैंकों से जब कर्ज उठाता है और उस कर्ज के पेटे वो दवाई भी लेता है, खाद भी लेता है, बीज भी लेता है और परिश्रम भी करता है, तो उसको अफीम को आप प्रकृति के भरोसे क्यों छोड़ देते हो? प्रकृति की मार अगर गेहूं पर है तो प्रकृति की मार अफीम पर भी है। और अफीम के काश्तकारों का जो एक सीधा 4 लाइन का एक उत्तर आता है विभाग की तरफ से, नारकोटिक्स की तरफ से, कि अगर आपकी अफीम खराब हो गई है, आप इसको हकवा देना, अगले साल के लिए आपका पट्टा सुरक्षित रख लिया जाएगा। अरे भाई, जब वो हाँकने की, हकवाने की बात कर रहा है तो 25,000 रुपये तो खर्च हुए होंगे उसके, 50,000 रुपये तो खर्च हुए होंगे उसके, 1 लाख तो खर्च हुए होंगे उसके, तो उसका कंपनसेशन का कोई मालिक नहीं है, क्योंकि इसका बीमा नहीं होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी मेरे यहाँ क्षेत्र में पहली बार गुरड़ा दीदा गांव में आए थे, नीमच की यात्रा के बाद मंदसौर आए थे, और तब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ हेलीकॉप्टर में चर्चा करी, और तब बनासा नीमच की तरफ इसबगोल की फसल को नुकसान हुआ। चीफ सेक्रेटरी का कहना था सर इसबगोल मेंशन नहीं है प्राकृतिक आपदा में। शिवराज जी ने मेरी विधानसभा क्षेत्र में गुरड़ा दीदा में उतरते ही एक खेत पर विजिट किया इसबगोल का, देन मंच पर जाकर के 16,000 रुपये प्रति हेक्टर बीमे में शामिल करने का काम किया था इसबगोल का। शिवराज जी का कहना था कि इसबगोल की फसल भी तो खेत में ही होती है, हथेली भी फसल, ये भी फसल, हथेली में नहीं होती है फसल, बड़ी बात बोली, हथेली पे नहीं होती है, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री। पर इसमें यशपाल जी जो बात आपने अभी कही, फसल नुकसानी की बात कही, फसल बीमे की बात कही, मुआवजे की बात कही, बात ये भी आती है कि जो ओपीएम पॉलिसी पे हम बात कर रहे हैं, तो सरकार ओपीएम पॉलिसी एन वक्त पे घोषित करती है, जबकि किसान अपने खेत पहले तैयार कर लेते हैं और एटलीस्ट 25,000 रुपये से ज़्यादा 10 आने का खेत तैयार होने में खर्च लग जाता है। जब पट्टा घोषित होता है तो किसान को पता चलता है उसको पट्टा ही नहीं मिला। तो सरकार सितंबर में पॉलिसी कई सालों से मांग चल रही है
कि इसकी घोषणा सफिशिएंट समय पे होनी चाहिए ताकि किसानों को पता चले कि उसको पट्टा मिला है कि नहीं मिला है। समझिए, जिसको किसान को अफीम का पट्टा मिलता है उसके बाद ही वो कल्टीवेशन का काम करता, खेत का पोजीशन लेकर के अपना। लेकिन जो आप बात बता रहे हैं मेरी समझ से इसलिए परे हो रहा है कि किसान अपने खेत को तभी तैयार करता है जब उसको वांछित पट्टा ग्रांटेड, स्वीकृत हो जाता है। लेकिन ये बात कैसे ही मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं, लास्ट मोमेंट में जब पट्टा घोषित होता है बिफोर करना चाहिए। कई बार अक्टूबर के ऑलमोस्ट अक्टूबर के आखिरी में आपकी पात्रता में अगर वो आ गया है तो आप उसको प्री डिक्लेरेशन कर दो, यस, ताकि वो अपने अपने तैयारी करेगा। अब जब अक्टूबर में अनाउंसमेंट होता है तो उसको पता चलता है उसका पट्टा तो है ही नहीं। उसको विलंबित करेंगे और इन केस यदि उसका पट्टा स्वीकृत नहीं होता तो उसने जुताई में जो पैसा लगा दिया उसके ऊपर मार नहीं पड़ेगा, बेकार चला गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा यशपाल जी, एक और ख़ास बात है, 2-3 मुद्दे एक साथ में कहूँगा। आपके ही विधानसभा चुनाव में शिवराज जी चौहान आए थे, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और उन्होंने दलोदा में ये साफ तौर पे कहा कि जो धारा 829 है उसको विलोपित किया जाना चाहिए और हम प्रयास करेंगे। दूसरा जो एक मुद्दा आपने कई बार उठाया कि जो डोडा चूरा है उसके अंदर NDPS की तयशुदा जो मात्रा है मॉर्फिन की उससे कम है 0.02% से, तो डोडा चूरा भी बाहर आना चाहिए NDPS से। तो ये जो NDPS के 2 बड़े मुद्दे हैं इस पे अब तक कोई ठोस स्टेप नहीं हुआ। 829 का मुस्तफा भाई मेरे चुनाव के समय में तलोदा में अनाउंसमेंट किया था मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री की हैसियत से। उसके बाद फिर चुनाव परिणाम आया, चुनाव परिणाम आया, लोकसभा का चुनाव आ गया, मुख्यमंत्री जी अब केंद्र में कृषि मंत्री बन गए, ज़्यादा बढ़िया स्थिति तो में उनकी जो घोषणा थी उस घोषणा पर वर्तमान मुख्यमंत्री जी कितना सर्च करते हैं, कितना देखते हैं। हम चाहेंगे कि कृषि मंत्री जी से भी हम इस संबंध में बात करेंगे, माननीय शिवराज जी से, कि आपकी घोषणा अगर भारत की सरकार के माध्यम से, क्योंकि इसमें सीधा सीधा जो गणित है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत भारत की सरकार इस बात के लिए मजबूर करती है कि आपको डोडा चूरा डिस्ट्रॉय करना, और 829 वो चीज़ है जिसमें आदमी पकड़ाता है और एक लंबी फहरिस्त बन जाती है, लंबी फहरिस्त, उसकी आवश्यकता नहीं होती। ऑन स्पॉट जितने नाम आ सकते हैं जो जिसके कब्जे से पकड़ाया जाता है अपराधी वो होना चाहिए, ये थोड़ा सा गैप रखते हैं, और गैप का फायदा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लोग। आपने तो कई मामले उठाए, 1-2 करोड़ रुपए तक उगाई है एजेंसी ने की है। नहीं, आपके कई अधिकारी बदले भी गए हैं। आपने ही मेरा ध्यान आकर्षित कराया था, और जिंदगी में उस नाम को मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिस शख्सियत का नाम था शशांक यादव। नीमच की धरा पर मैं बैठा हूँ आपके स्टूडियो में, गोपी मिष्ठान भंडार के खाली कार्टून में अगर 16 लाख रुपए की राशि आपके बयान के बाद पूरे भारत में यशपाल जी को गोपी मिष्ठान का नाम प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि आपके इंटरव्यूज में इतनी बार वो बात आई कोटा कि का मिठाई के डिब्बे में हैंगिंग आपका वो था, हैंगिंग ब्रिज, उस पर उसको पकड़ा था, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, और तब आपने बार बार उसको उठाया था और मैंने भी आपका साथ दिया था, क्योंकि जनहित का मुद्दा था। और मुझे तब मैं तह में गया तो मुझे मालूम पड़ी थी कि नार्कोटिक्स विभाग अल्कोहलाइड फैक्ट्री के शशांक यादव के साथ जो अन्य उनके जो चेले चपाटे थे, लगभग 32 करोड़ रुपए की सूची बना रखी थी उन्होंने, कि तेरा माल पास करूँ कि तेरा माल फेल करूँ, क्योंकि फैक्ट्री में तुम आ गए हो, तो विभाग से तो हो गए क्लियर, लेकिन या तो राख मिली हुई हो सकती है, या तो मिक्सअप है, या तो केमिकल है। तो डराने धमकाने के नाम से एक बड़ी सूची बनी गई थी, वो उस पर सब पर ब्रेक लगा है। और उस समय भी जिस मुस्तैदी के साथ अपने मामला उठाया था, आपका बड़ा सहयोग रहा था। मैंने वित्त मंत्री महोदय जो वर्तमान में है उन्हीं का मैंने ध्यान आकर्षित करा था, मैंने ट्वीट भी किए थे, सारे सांसदों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, और शशांक यादव को अंततः निलंबित होना पड़ा। लेकिन ये तो घटना पकड़ में आ गई मुस्तफा भाई, अगर नहीं पकड़ में आएगी तो अल्कोहलाइड फैक्ट्री का मालिक कौन, वही मालिक का कौन मालिक, तुम आप चाहे जिस प्रकार जी। एक बात और हमेशा उठती है कि मैंने खुद ने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी पांडे, वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा, स्वर्गीय खुमान सिंह जी शिवाजी, मैंने नीमच की सड़कों पे, मंदसौर की सड़कों पर उनको अफीम किसानों के लिए लड़ते हुए देखा, और ये माना जाता रहा कि मालवा मेवाड़ में बीजेपी अफीम किसानों की सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी है। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ना तो अफीम का दाम बढ़ा, ना जो टर्की का पोस्ता, मलेशिया का जो पोस्ता, चाइना का पोस्ता जो भारत की सरजमीन पर आ रहा है वो रुका। तो आखिर क्या वजह है
कि क्या सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंच रही, जो पार्टी सबसे बड़ी पैरोकार पार्टी है उस पार्टी के जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही कि वो वहाँ तक बात पहुँचा नहीं पा रहे। मुस्तफा भाई, इलेक्शन का समय हो या किसी भी प्रदर्शन का समय हो जो आता है, उस समय पब्लिक एकत्रित होती, पब्लिक को इकट्ठा किया जाता है। आपने आज बहुत पुरानी बात याद दिला दी, और मैं तब जब आप नाम ले रहे थे डॉक्टर पांडे जी का, खुमान सिंह शिवाजी का, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का, सुंदरलाल जी पटवा का, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि माननीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे सेंट्रल के वित्त मंत्रालय के मंत्रियों को, चाहे वो राज्य मंत्री हो धनंजय, मुझे आज भी नाम याद है, एग्जैक्ट, फिर यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह जी, बिल्कुल, इनको नीमच की और मंदसौर की धरा पर ला करके, और मैं तो साक्षी हूँ, नहीं मैं खुद भी साक्षी हूँ। रतलाम से डॉक्टर पांडे साहब के कारकेट में मैं पीछे बैठा था, डॉक्टर साहब वो मंत्री जी आगे गाड़ी में थे, नामली के पास में एक अफीम के खेत में डॉक्टर साहब ने गाड़ी रुकवा दी। अफीम का किसान उस समय लूनी चीरनी कर रहा था, उस समय 10-11 बजे की बात थी। गाड़ी का काफिला देख करके मुस्तफा भाई किसान खेत छोड़ करके भाग गया, हकीकत बता रहा हूं, उसको लगा कि कोई रेड डल गई। मंत्री जी को डॉक्टर साहब ये दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से अफीम की कलेक्शन किस प्रकार से होता है। ये डोड़ा, इसको चीरा जाता है, उसको बाल्टी में तगारे में लिया जाता है। फिर अल्कोलाइट फैक्ट्री का निरीक्षण करवाया, जसवंत सिन्हा को लाया, यशवंत सिन्हा को लाया। डॉक्टर साहब के उन दिनों और भारतीय जनता पार्टी उन समय जो काम करती थी, 10,000 किसानों का, 20,000 किसानों का सम्मेलन करा करके उन्हीं के माध्यम से ज्ञापन मेमोरेंडम दिया जाता था। और आपने अगर आज बात छेड़ी है तो मैं माननीय सांसद जी से बात करूंगा और आपके माध्यम से भी उन तक बात पहुंचे कि इस प्रकार से सम्मेलन करके जो दक्षिण भारत के होते हैं, जिनका अफीम से कोई लेना देना नहीं होता मंत्रियों का, सेंट्रल केंद्रीय वित्त मंत्री अलग चीज होती है, लेकिन अफीम का डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर मालवा क्षेत्र का होता है तो ज़्यादा जानेगा बनिस्बत उसके। तो उनको ला करके जिस प्रकार से किसान सम्मेलन होते थे, किसान गोष्ठियाँ होती थी, बड़े सम्मेलन होते थे, अल्कलाइट फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में उनको ठहराया जाता था, और बड़े सम्मेलनों के माध्यम से जब बात निकल करके आती थी तो प्रत्यक्ष की उदंती, स्वयं जब किसानों की समस्या को वित्त मंत्री, वित्त राज्य देखते थे तो उसका असर होता था। तो मेरा ये कहना है कि ये बातें सरकार तक कब पहुंचेगी यशपाल जी? देखिए, बहुत लंबा समय तो हुआ नहीं है। जब पूर्व की सरकार या पूर्व के जनप्रतिनिधि कर सकते हैं तो वर्तमान में भी मैं कहा ना, सांसद जी से राज्यसभा सांसद, हमारा तो सौभाग्य है मंदसौर संसदीय क्षेत्र का कि यह लोकसभा भी है और यह राज्यसभा भी है। तो दोनों से हम बात करके इस बात का करेंगे कि पूरे संसदीय क्षेत्र का, बल्कि मैं तो कहूँगा अफीम उत्पादक क्षेत्र का एक बड़ा सम्मेलन होना चाहिए जिसमें 25,000 50,000 किसान नहीं अभी और वो अपनी बात रखें। बंशीलाल जी गुर्जर साहब ने अभी वॉइस ऑफ एमपी से ख़ास बात में कहा कि अफ़ीम के किसानों को अफ़ीम का ठीक ठाक दाम मिलना चाहिए, और सकलेजा जी ने भी वॉइस ऑफ एमपी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 2 रैकेट है साउथ का और महाराष्ट्र का जो टर्की के पोस्तदाने को भारत में डंप करा रहे हैं। तो अब सरकार बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में भी है, देश में भी है, और अगर इस तरह का नेक्सस ऑपरेट हो रहा है तो उस नेक्सस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है यशपाल जी? देखिए मुस्तफा भाई, मैं तो किसी रैकेट को जानता नहीं हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ कि हमारा पोस्ता अच्छे दाम पर बिकना चाहिए। क्या आयात नीति होती है, क्या निर्यात नीति होती है, उसके गहराई में मैं नहीं गया, लेकिन कोई रैकेट अगर काम कर रहा है और उस रैकेट के काम करने से अफीम उत्पादक सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेट का और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेट में सबसे अच्छे जिले का अगर नुकसान हो रहा है तो इसके लिए चिंता का विषय है। तो यशपाल जी, एक और बात है कि पोस्ता छनाई का जो मामला है इसको लेके नहीं, जिसके लिए आपने सबसे पहले आवाज़ उठाई, आपने चीफ सेक्रेटरी को मंदसौर में बिठाया, लेकिन उसका भी हल आज तक नहीं निकला। प्रमुख सचिव महोदया आई थी मिसेस रस्तोगी, और मंदसौर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मीटिंग ली थी। आपके नीमच के काफ़ी व्यापारी आए थे, क्योंकि सीधा सीधा ये बात आती है कि नीमच में और जावरा में पोस्ता दाना का बहुत अच्छे से सॉर्टेक्स होता है और यहाँ पर किसान ऑप्शन में आता है, मंदसौर में थोड़ा कम आता है। तो बात हुई थी, लेकिन बात आगे कुछ बढ़ नहीं पाई, क्योंकि वो बात राष्ट्रीय स्तर की और स्टेट लेवल की थी। लेकिन मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अफीम के बाई प्रोडक्ट्स का लाभ किसान को मिलना चाहिए। देखिए, अकेले अफीम के बोने से और अफीम सरकार को देने से किसान की बात कभी नहीं बनेगी, क्योंकि इतनी महंगी खेती हो गई है। और अब तो किसान अपने 10 आरी के खेत में उसको पूरा कवर्ड करता है जाली से। और अभी नई ट्रेंड और शुरू हो गया कि एक क्यारी में
डोरी से, रस्सी से खूंटा बांध करके हवा से वो पौधा गिर ना जाए। मुस्तफा भाई, मैं आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, मे बी, लेकिन अफीम की फसल इसलिए भी होना बहुत जरूरी मुस्तफा भाई कि मनुष्य की जान बचाता है। ये दर्द निवारक पेनकिलर दवाई बनाती है। कोर्डिन और मॉर्फिन के माध्यम से जीवन रक्षक ये दवाई है। तो यशपाल जी, अपन ये जो तमाम मुद्दे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, तो किसान हमें बार बार कहते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे, हमारी ख़बरों पे, और दर्जनों बार आपका जिक्र निकलता है, चूँकि किसान आप पे भरोसा करते हैं। तो क्या अभी हम लोगों से लगातार किसान कह रहे थे कि आप यशपाल जी से पूछो, यशपाल जी के आखिर CPS को लेके क्या होने वाला है, नूरा चूरा को लेके दर्जनों सैकड़ों मैसेज हैं आपके नाम के। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और चूँकि इस समय जो किसान आपको देख रहे होंगे वो भी एक भरोसा चाहते हैं कि इस तमाम मुद्दों पर क्या आप कोई आवाज़ उठाएंगे या आप दिल्ली तक इस बात को पहुँचाएंगे जो सही फोरम है, निर्मला सीतारमण तक। आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ये निवेदन कर सकता हूँ कि न केवल मंदसौर संसदीय क्षेत्र बल्कि राजस्थान और मंदसौर जिला, नीमच जिला, चित्तौड़, कोटा, रावत भाटा, जो अपना अफीम बेल्ट है 2 स्टेट्स का, इनके सारे जनप्रतिनिधि, सारे सांसद, राज्यसभा सांसद के नेतृत्व में, सारे विधायकों के साथ, न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस, बीजेपी, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक जो भी हैं, इस पर सब डेलीगेशन मिलकर के कर एक टेबल पर जा करके केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के चीफ से मिले, तो मुझे लगता है कि बात में दम आएगा। और लोग, तो यशपाल जी, क्या इसकी पहल कोई करेगा? मैं तो जनता की आवाज़ बन करके आप लोगों को मोटिवेट करते हैं और किसानों की बात आप सुन करके संप्रेषण करने का काम करते हैं। तो मैं भी अपने माननीय सांसद जी से और माननीय राज्यसभा सांसद जी से निवेदन करूंगा कि अति शीघ्र इन तीनों जिलों, क्योंकि अगर ये सब गेट टुगेदर ओपीएम पॉलिसी अनाउंसमेंट के पहले होता है, अभी आपके पास 2 महीने हैं, जुलाई अगस्त, पहले मिलना चाहिए। और मेरे तो कहना कि ताज़ा सत्र आने वाला है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का, इसी में बीच में समय लेना चाहिए और सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे सांसदों को इसमें पहल करना चाहिए। क्योंकि जो समस्या नीमच की वो मंदसौर की भी है, जो मंदसौर की रावत भाटा की भी है, कोटा की भी, चित्तौड़ की भी, निम्बाड़ा की भी, सब दूर की है। और आपके जितने भी पाठकगण हैं जो आपके वॉइस ऑफ लिखते हैं, तो ये सबकी आवाज़ है, वॉइस तो सबकी आवाज़ है, तो इसको करना चाहिए। तो ये थे यशपाल जी सिसोदिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली में जो हुक्मरान बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उन तक किसानों की ये आवाज़ जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस बारे में पहल करेंगे, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनसे भी वो चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अफीम उत्पादक मालवा मेवाड़ क्षेत्र से जुड़े जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो दिल्ली पहुँचे और वहाँ पहुँचकर जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनसे मिले और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले, ताकि किसानों की जो तमाम समस्या है उसका हल हो सके। और बड़ी बेबाकी से यशपाल जी ने जो CPS पद्धति को लेकर अपने विचार रखे, जो टर्की के पोस्ते को लेकर जो अपनी बात रखी, और उन्होंने एक भरोसा दिलाया है किसानों को कि जल्दी ही इस मामले में वो पहल करेंगे और सार्थक पहल करेंगे। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।